वंश अपने कमरे की ओर चला गया। उसे यूँ जाते देख कल्याणी जी खुद में बोलती है, क्या करूँ वंश तेरा, मेरे और वंशु के साथ तो तू अब भी वैसे ही है जैसे कुछ हुआ नहीं। लेकिन हम सब जानते हैं कि तूने क्या झेला है। काश तुझे संभालने वाली कोई आ जाए तो मेरी भी चिंता खत्म हो जाए। अब खाटू श्याम ही जाने कि क्या लिखा है तेरी किस्मत में। और ये कहते हुए उनकी आंखों में आंसू बहने लगते हैं, जिन्हें साफ कर वो किचन की ओर चली जाती है। किचन की तरफ आकर वो किसी को आवाज लगाते हुए बोली, गिरधर, गिरधर। उनकी आवाज पर गिरधर, जो कि एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति थे, बाहर आते हुए बोले, जी कहिए मालकिन। तो इस पर कल्याणी जी उनसे बोली, एक काम करो मेरा, वंश और वंशु का खाना लगा दो। और ये कहते हुए वो जाकर डाइनिंग टेबल की हेड ऑफ द फैमिली वाली चेयर पर बैठ गई और खुद में बोली, थक गई हूँ इस घर को संभालते संभालते और तुम्हारे बच्चों को संभालते संभालते। तुम दोनों तो उन्हें छोड़ गए इस दुनिया में, और मुझे भी। अब बस उन्हें और इस घर को संभालने वाला कोई आ जाए ताकि मैं शांति से मुक्त हो सकूं इन जिम्मेदारियों से। और ये कहते हुए एक गहरी सांस लेकर वहां से मंदिर की ओर देखती है, जहां खाटू श्याम बाबा की मूर्ति के पास एक आदमी और एक औरत की हाथ जोड़ी तस्वीर लगी थी। वहीं इस तरफ वंश अपने कमरे में आकर चेंज कर चुका था और वंशिका यानी कि अपनी बहन के कमरे की ओर जाते हुए खुद में बोला, ज्वालामुखी फटने वाला है सिसोदिया साहब, संभालना खुद को। और ये कहते हुए जैसे ही उसने कमरे का दरवाजा खोला, एक पिलो आकर उसके चेहरे पर पड़ा। तभी किसी की प्यारी लेकिन गुस्से भरी आवाज आई, जो बोली, भाई मुझे आप पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है और बात तो आपसे बिल्कुल नहीं करनी, इसलिए अच्छा होगा आप चले जाए यहाँ से, वरना आप जानते हैं वंशिका सिसोदिया का गुस्सा वंश सिसोदिया से ज्यादा खतरनाक है। और सबसे ज्यादा खतरनाक उस वंश सिसोदिया के लिए जिसके पास इन दिनों अपनी बहन के लिए बिल्कुल वक्त नहीं है, सिर्फ अपनी मीटिंग्स और तितलियों के लिए वक्त होता है। उसकी इस बात पर वंश ने अपने चेहरे से पिलो हटाया और वंशिका की तरफ देखा, जो कि व्हाइट कलर के टेडी बियर के प्रिंट वाले नाइट सूट में बेड पर आलती पालती मारी मुंह फुलाए बैठी थी, जो कि उसके गोल मटोल से चेहरे पर बहुत प्यारा लग रहा था। लेकिन वंश सिसोदिया अपनी जान और इकलौती बहन वंशिका को कैसे खुद से नाराज रहने दे सकता था, इसलिए वो उसके पास आते हुए प्यार से बोला, हम्म, तो भाई की लाडो आज भाई से नाराज है और भाई के साथ खाना नहीं खाएगी। ये जानने के बाद भी कि भाई ने भी सारा दिन कुछ नहीं खाया, बस काम किया ताकि परसों का पूरा दिन अपनी लाडो के साथ वहां से उसका सर सहलाकर जाने लगा। तभी उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसके हाथ को थाम लिया और ये महसूस करते ही वंश के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई, जो कि उसके एटीट्यूड भरी मुस्कुराहट से एकदम अलग और दिल को छूने वाली थी। उसी वक्त वंशिका ने प्यार से उसकी ओर देखते हुए उससे पूछा, क्या सच्ची आप परसों पूरा दिन मेरे साथ बिताओगे, मुझे शॉपिंग कराओगे और घुमाओगे। इस पर वंश उसकी ओर घूमते हुए उसके पास बैठकर उसके गाल खींचते हुए बोला, मुच्ची, परसों का सारा दिन मेरी लाडो का, बस शर्त यह है कि मेरी लाडो अभी मुझसे नाराजगी छोड़कर मेरे साथ नीचे चले और आराम से खाना खाए। तो बोलो लाडो रानी, मंजूर है ये शर्त। और ये कहते हुए उसकी तरफ अपना हाथ आगे बढ़ा देता है, जिस पर वंशिका अपना हाथ उसके हाथ पर रख उसके ऊपर ऑलमोस्ट कूदते हुए उसे गले लगाकर कहती है, आई लव यू भाई, यू आर द बेस्ट, आप जैसा वर्ल्ड में कोई नहीं। इस पर वंश भी उसे बाहों में उठाकर नीचे ले जाने लगता है और ले जाते हुए कहता है, लाडो डाइटिंग शुरू कर दो, भारी हो गई हो। एंड यस, आई लव यू टू मेरी जान, तुम जैसा भी इस दुनिया में कोई नहीं, मेरी कोलू मोलू। उसके ये कहते ही वंशिका उसे सीने पर मुक्के मारते हुए बोलती है, आपने मुझे मोटा कैसे बोला, आई हेट यू, और उसे मुंह फेर लेती है। लेकिन वंश उसी तरह उसे ले जाकर डाइनिंग टेबल की चेयर पर बैठाते हुए बोलता है, लेकिन आई लव यू अलॉट मेरी गोलू। और ये कहते हुए उसे गुदगुदी करने लगता है, जिस पर वंशिका भी खुद को रोक नहीं पाती और कुछ वक्त में खिलखिलाकर हंस पड़ती है। दोनों एक दूसरे के साथ यूं ही मस्ती में लगे होते हैं कि कल्याणी जी उन्हें रोकते हुए कहती है, चुप करो दोनों और शांति से खाना खाओ और अपने अपने कमरे में जाओ। वंशु, कल तुम्हें कॉलेज जाना है और वंश को ऑफिस। ये क्या जंगली खाना बना रखा है घर को। उनके ये कहने तक गिरधर काका सबके लिए खाना लगा चुके होते हैं, इसलिए वंश और वंशिका भी चुपचाप खाना खाने लगते हैं। तभी वंशिका अपनी दादी से चहकते हुए कहती है, पता है दादी माँ, भाई ने प्रॉमिस किया है कि परसों वो सारा दिन मेरे साथ बिताएंगे, मुझे शॉपिंग करवाएंगे, घुमाएंगे, सब कुछ, और नो ऑफिस परसों। आई एम सो एक्साइटेड। इस पर कल्याणी जी वंश की ओर देखते हुए बोली, चलो मेरी ना सही, लेकिन तेरी इच्छा तो पूरी करने के लिए उसके पास वक्त है। आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। उसकी ये बात सुन उनके पास बैठा वंश उनके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए बोला, दादी आप मुझसे चाहती हैं कि मैं किसी से शादी कर लूँ, और जो पिछली बार हुआ उसके बाद मेरा इन चीज़ों से भरोसा उठ गया है, इसलिए मैं नहीं कर सकता ये। हाँ मैं फ्लर्ट करता हूँ, गर्लफ्रेंड चेंज करता हूँ, लेकिन सारी जिंदगी किसी को अपने साथ बांधकर मैं नहीं रख सकता, ना किसी पर आपको और वंशु को लेकर भरोसा कर सकता हूँ इतनी जल्दी, इसलिए मैं आपकी ये इच्छा पूरी नहीं कर सकता। इसके अलावा तो आप मेरी जान भी मांग ले, वो हाजिर है। और ये कहते हुए उसके चेहरे पर गंभीर भाव झलक रहे थे। इस पर कल्याणी जी कहने लगी, लेकिन वंश ने उन्हें बीच में रोकते हुए कहा, प्लीज दादी माँ, अब इस बात पर कोई डिस्कशन नहीं होगा, प्लीज। और चुपचाप अपना खाना खाने लगा। तो कल्याणी जी और वंशिका भी खाना खाने लगी बिना कोई बात आगे बढ़ाए। कुछ वक्त बाद वंश के कमरे में वो खाना खाकर अपने कमरे में गया तो उसके दिमाग में दादी माँ की बातें चलने लगी, जिनसे ध्यान हटाने के लिए वो अपना फोन स्क्रॉल करने लगा। तभी उसे दर्श का मेल नजर आया, जिसमें उसने रिवा की इन्फॉर्मेशन भेजी थी और नीचे लिखा था, एक बार जरूर पढ़ लेना कोई भी फैसला करने से पहले। ये देख उसने मेल खोला और उसमें लिखी इन्फॉर्मेशन देख वो दंग रह गया। तभी उसके चेहरे पर गुस्से और दुख के मिले जुले भाव आ गए और वो बोला, कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में, इन्हें अपना तो छोड़ो, इंसान कहने तक में शर्म आनी चाहिए खुद को। और ये लड़की इतना सब झेल कर भी इतना मुस्कुरा कैसे लेती है, इतनी जिंदा दिल कैसे है। और ये कहते हुए वो अपने फैसले पर फिर विचार करने लगा। कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए कहानी के आने वाले एपिसोड्स। थैंक यू। हेलो एवरीवन, आई एम और आप मेरे साथ सुन रहे हैं अनडिजायरेबल मैरिज का एपिसोड नंबर 5। वंश के कमरे में वो खाना खाकर अपने कमरे में गया तो उसके दिमाग में दादी माँ की बातें चलने लगी, जिनसे ध्यान हटाने के लिए वो अपना फोन स्क्रॉल करने लगा। तभी उसे दर्श की लिखी इस बात पर वंश ने वो मेल में अटैच पीडीएफ खोला, जिसमें लिखा था कि 2 महीने पहले ही रिवा ने जयपुर के एक अच्छे कॉलेज से अपनी पढ़ाई और एक अच्छी कंपनी से इंटर्नशिप दोनों पूरी की, लेकिन उसके रिजल्ट वाले दिन ही उसके पिता की कार एक्सीडेंट से मौत हो गई। इसी कारण उसका वो रिजल्ट खुशी की जगह मातम में बदल गया। तभी उसके अपने कहे जाने वाले चाचा चाची उनके घर आए और चीजों को संभाला, लेकिन जैसे ही उसके पिता का सारा क्रियाक्रम हुआ उसके बाद उन्होंने धोखे से उससे उनकी सारी प्रॉपर्टी और सेविंग हथिया ली और उन्हें घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया बिना एक पैसा दिए। जिसके बाद रिवा अपनी माँ के साथ अपने मामा मामी के यहाँ आई, उन्होंने भी उन्हें 4 दिन रखा और फिर बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो रिवा ने उनसे 3 महीने की मोहलत मांगी और कहा कि वो उनके यहाँ किराएदार के रूप में रहेंगे और 3 महीने बाद वो तीनों महीनों के पैसे दे देगी, वरना वहाँ से चली जाएगी अपनी माँ को लेकर। जिस पर उसके मामा मामी अग्री हो गए और फिर रिवा ने ट्यूशन वगैरह लेना शुरू किया और पैसे जमा करना भी शुरू कर दिया। एक साथ 2-3 पार्ट टाइम जॉब की। कई बार उसे रास्ते में कुछ देर रात लड़कों की घूरती नजरों का सामना करना पड़ता। कभी उसकी मामी उसे देर रात तक काम करने के बहाने मुंह काला करने के ताने देती, लेकिन इन सब के बावजूद वो कई जगह नौकरी ढूंढती रही। कईयों ने उसका फायदा उठाने की कोशिश की तो कईयों ने कुछ अपनों के फायदे के लिए उसकी क्वालिफिकेशन होते हुए भी उसे जॉब नहीं दी। फिर भी ये लड़की कोशिश किए जा रही है और अभी बस इसके पास 1 महीने की मोहलत है अपनी मामी के पैसे देने के लिए, वरना वहाँ से भी निकाल दिया जाएगा। फिर ना जाने कहाँ जाएगी ये। वैसे भी वहाँ कोई अच्छी जिंदगी नहीं जी रही है खुद, बस वहाँ से अपनी माँ को निकालना चाहती है, क्योंकि इसकी मामी इसकी माँ से नौकरी जैसे काम करवाती है वहाँ पर। और बर्ताव तो और भी गंदा। अब तो देख ले तुझे क्या करना है। ये सारी इन्फॉर्मेशन निकालने में नानी याद आ गई मुझे, और जब मुझे ये सब पता चला मुझे भी बहुत बुरा लगा इसके लिए।
और प्राउड भी हुआ कि ये कोशिश कर रही है। इसलिए मैं तुझसे कह रहा था कि इसके साथ कुछ बुरा मत करना, बाकी तेरी मर्ज़ी। जैसे ही वंश ने रिवा की लाइफ़ के बारे में ये सारी चीज़ें पढ़ ली, उसे गुस्सा आया, लेकिन उससे ज़्यादा दुःख हुआ उसके लिए और वो बोला, कैसे-कैसे लोग हैं इस दुनिया में, इन्हें अपना तो छोड़ो, इंसान कहने तक में शर्म आनी चाहिए खुद को। और ये लड़की इतना सब झेल कर भी इतना मुस्कुरा कैसे लेती है, इतनी ज़िंदा दिल कैसे है? और ये कहते हुए वो अपने फैसले पर फिर विचार करने लगा। रिवा के बारे में ये सब पढ़ने के बाद वो खुद से बोला, मुझे सच में उससे बदला नहीं लेना चाहिए। इसकी लाइफ़ में ऑलरेडी इतनी प्रॉब्लम है और मैं उसे और बढ़ा नहीं सकता। तो क्या हुआ उसने मेरे बारे में वो सब कहा? ये तो लोग बाग सब कहते हैं मेरे बारे में, मेरे पीठ पीछे। इसने मुँह पर कह दिया, फ़र्क तो बस इतना है। इसका ये मतलब तो नहीं कि मुझे उसे सज़ा देने का हक मिल गया है। और थी भी तो कितनी प्यारी और कितनी मासूम। हर किसी को एक तराजू में तो नहीं तोल सकता ना मैं। और ये सोचते हुए उसने बेड साइड टेबल का ड्रॉर खोला और वहाँ से एक लॉलीपॉप निकालकर उसे खोलकर खाने लगा। दरअसल वंश को हमेशा से आदत रही है कि वो जब भी ज़्यादा दुखी, खुश या ज़्यादा सोचता है तो वो लॉलीपॉप खाता है। और उसकी इस आदत के बारे में उसके करीबियों के अलावा ज़्यादा किसी को नहीं पता। वो लॉलीपॉप खाते-खाते अपनी बालकनी में आया और ऊपर आसमान की ओर देखते हुए खुद में बोला, खुशनसीब हो तुम रिवा शर्मा, उर्फ मिस चिट-चैट शर्मा। ये मुझ जैसे दरिया दिल व्यक्ति से पाला पड़ा है तुम्हारा। इसलिए अपना बदला भूल रहा हूँ। लेकिन थोड़ा परेशान किए बगैर तो रहने से रहा मैं। आखिर वंश सिसोदिया ने अपना बदला छोड़ा है, वही बड़ी बात है। शैतानी फितरत तो मेरी अभी भी वही की वही है और आबाद है। इसलिए परेशान तो तुम होने वाली हो, उसके लिए तैयार रहना। लेकिन अब सीरियस वाला नहीं, मज़ाक वाला मिस चिट-चैट शर्मा। और ये सोचते हुए उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कुराहट उभर आई और वो बाहर आसमान में चमकते तारों की तरफ देखने लगा। वहीं इस तरफ एक छोटे से घर में रिवा डाइनिंग टेबल साफ कर रही थी। तभी एक औरत अंदर से अपने बालों का जूड़ा बनाते हुए बाहर आई और उसे देखते हुए बोली, और महारानी, सुना है तेरी जॉब लग गई है, वो भी अच्छी खासी। सच में जॉब ही लगी है या फिर कहीं और मुकाला करने जा रही है? वैसे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तू चाहे जो भी करे, लेकिन जब तक यहाँ है थोड़ा कायदे में रह और जल्दी से इन 3 महीनों का पैसा देकर यहाँ से चलता बंद हो जा अपनी माँ के साथ, समझी? और ये कहते हुए मुंह बनाकर वहाँ से वापस कमरे की ओर जाने लगी। तभी रिवा उनकी ओर देखते हुए उनसे बोली, जिस तरीके से आप बर्ताव करती है ना मामी जी, मुझे और मेरी माँ को भी यहाँ रहने का कोई शौक नहीं। फ्री में नहीं रहते, काम भी करते हैं घर का। और बोला है ना पैसे दे दूंगी तो दे दूंगी इस महीने। इसलिए तब तक अपना ये मुंह बंद रखे और मेरे बारे में बोलने से पहले अपनी बेटी का देख ले, जो ना जाने किन किन लड़कों के साथ घूमती रहती है। मेरा मुंह मत खुलवाइए आप और मेरे माता पिता के संस्कारों पर तो बिल्कुल भी ना बोलिए, क्योंकि मुझे कुछ भी बर्दाश्त है, लेकिन मेरे माँ बाप के ऊपर कोई उंगली उठाए ये बिल्कुल भी नहीं। और ये कहते हुए किचन में अपने हाथ धोने चली गई। वहीं उसके पीछे पीछे उसकी मामी अरुणा जी भी अंदर गई और उसके बाल पकड़ते हुए बोली, क्यों रे, तेरे पर कुछ ज्यादा ही नहीं निकल रहे हैं? मुझे इन्हें अच्छे से कुतरना आता है, इसलिए मेरे सामने जुबान मत चलाया कर, वरना अभी ही तुम दोनों माँ बेटी को निकाल दूंगी यहाँ से, समझी? और ये कहते हुए उसके बाल झटक के वहाँ से चली गई। वहीं रिवा की आंखों से आंसू की कुछ बूंदें गिर पड़ी और वो खुद में बोली, ऐसी तो नहीं थी मेरी किस्मत। ऐसे लिखा है क्या इसमें आपने श्याम बाबा? आप पर भरोसा आज भी है, इतनी चीज़ें होने के बाद भी। जिस तरह जॉब मिली है वैसे ही आगे भी रास्ता दिखाते रहना, क्योंकि मैं यहाँ खुद तो जैसे तैसे एडजस्ट कर लूँगी, लेकिन अपनी माँ को इन जैसे लोगों के साथ नहीं रहने देना चाहती, इसलिए साथ देते रहना मेरा। और ये कहते हुए हाथ जोड़कर वो ऊपर अपने कमरे की तरफ आ गई, जो कि बहुत छोटा था और यहाँ फैन भी ढंग से नहीं चल रहा था। वहाँ आकर वो उस रूम में बनी छोटी सी खिड़की से बाहर आसमान में चमकते तारों को देखने लगी और अपने आप में बोली, क्या जो मैंने आज वंश सिसोदिया को उसके मुंह पर बोला, उसके बाद वो मुझे यूं ही छोड़ देगा? क्या वो चीज़ें मेरे लिए मुश्किल नहीं करेगा? अगर करेगा भी तो भी मुझे ये नौकरी नहीं छोड़नी है, कम से कम 2 महीने तो बिल्कुल नहीं। इसलिए खाटू वाले श्याम बाबा, प्लीज़ हेल्प करना और उस क्वैक क्वैक करने वाले बतख से बचाना मुझे। और ये कहते हुए उसका मुंह जो अब तक सीरियस था वो अचानक बन गया। तभी उसके पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो उसने मुड़कर देखा तो वहाँ उसकी माँ रीमा जी खड़ी थी, जिनकी आंखें भीगी हुई थी और वो बोली, क्या से क्या हो गई है तेरी जिंदगी तेरे पापा के जाने के बाद, जिन्होंने तुझे कभी किचन में आकर एक गिलास पानी तक उठाने नहीं दिया। आज तू यहाँ नौकरों की तरह काम कर रही है। ये सब मेरी गलती है। काश कि मैं एक हाउसवाइफ नहीं होती तो हमारे पास भी कुछ अपना होता। और काश मैंने तेरे चाचा की बातों में आकर उन कागजों पर साइन नहीं किया होता। मुझे माफ कर दे बेटा, सब मेरी गलती है। और ये कहते हुए रीमा जी रिवा के आगे हाथ जोड़कर रोने लगी तो रिवा उनके हाथ खोलते हुए उनके गले लग बोली, नहीं माँ, आपकी कोई गलती नहीं है। उस वक्त आप सोचने समझने की हालत में नहीं थी और ना ही मैं। और जो होना होता है वो हालात के ऊपर होता है। खाटू श्याम जी अगर हमारी परीक्षा ले रहे हैं तो हम इसे पास जरूर करेंगे। देखना आप, मुझे जॉब मिल गई है तो आगे का रास्ता भी साफ हो ही जाएगा। इसलिए आप रोना बंद करिए और चलिए सो जाइए। और ये कहते कहते उसने खुद के आंसुओं को कैसे रोका था वही जानती थी। फिर रीमा जी को सुलाकर वो खुद भी सो गई। कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए कहानी के आने वाले एपिसोड्स। थैंक यू।